वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस बॉटनी पेपर 6 माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के लिए आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए हैं। सभी पेपर्स के लिए वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ एंड जो वेरी शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं उसके मैं आपको आंसर भी दे रही हूँ। आज मैं पेपर 6 के लिए आपको वेरी शॉर्ट टाइप्स के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर आपके साथ में शेयर करूँगी। मेरा पर्पस यही है कि आप देखिए कि 2 मार्क्स के लिए जो हमको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपल्सरी होता है एंड इसमें मोस्टली 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का वेटेज होता है वो 20 मार्क्स के लिए होता है और ये अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। तो आपको इससे एक आइडिया लगेगा कि वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए हमको किस तरह से अपना आंसर देना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमको अपने आंसर में मेंशन करने चाहिए। आपके पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको मैं पहले समझा चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होता है इसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायोचिप्स। तो यहाँ पर हमको बायोचिप्स को डिफाइन करना है। अ बायोचिप is a set of microarrays that are placed on a strong substrate that allows experiments to be executed at the same time to obtain a high throughput in less time. This chip contains millions of sensors. Biochip plays an essential role in the field of biology research like system biology as well as disease biology. ठीक है, तो बायोचिप होती क्या है बेसिकली, इसमें एक कांच की स्लाइड पर स्ट्रॉन्ग सबस्ट्रेट पर बायो सेंसर्स लाइक आपका डीएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, बॉडी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। तो ये बायो सेंसर्स होते हैं, इनको सॉलिड सरफेस पर हम इस तरह से डॉट की फॉर्म में ना इसमें फिक्स किया जाता है, ठीक है। माइक्रो एरे का मतलब ही होता है किसी भी माइक्रो डीएनए है या प्रोटीन्स है, ठीक है, उसको हम किसी सॉलिड सरफेस पर जब फिक्स करके उसको हम एक स्लाइड बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं माइक्रो एरे। तो यहाँ पर बायोचिप्स में क्या होता है, जैसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिसमें कि जो कि स्पेसिफाई किसी फंक्शन को डिजाइन करने के लिए बनाई जाती है, इसी तरह से बायोचिप डिजाइन की जाती है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के लिए उसका माइक्रो डीएनए मीन्स जीन्स हैं या कोई बॉडी फ्लूइड है या फिर प्रोटीन्स हैं, तो हमें उसका एनालिसिस करना है। तो हम क्या करते हैं कि उसकी बायोचिप तैयार कर ली जाती है। अब क्या होगा, इस चिप का यूज करके हम बहुत कम समय में कई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पर्टिकुलर प्रोटीन का हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होती है, हम बहुत ही आसानी से किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनालाइज कर सकते हैं, जीन का एनालिसिस किया जा सकता है, जेनेटिक डिजीज को इसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बायोचिप्स में मेनली कांच की स्लाइड पर माइक्रो एरे फिक्स किए जाते हैं। ये माइक्रो एरे जब माइक्रो डीएनए के होते हैं तब हम उसको बोलते हैं डीएनए बायोचिप। ये माइक्रो एरे जब प्रोटीन्स को फिक्स करके बनाए जाते हैं तब उसको बोलते हैं प्रोटीन बायोचिप। और इसी तरह से ये माइक्रोफ्लूइड को यूज करके जब बायोचिप तैयार की जाती है तब हम उसको बोलते हैं बॉडी फ्लूइड और माइक्रोफ्लूइड बायोचिप। तो इस तरह से बायोचिप डिजाइन की जाती है जिसको यूज करके हम फ्यूचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर नेक्रोट्रॉफ्स। नेक्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? Necrotrophs are non-obligate parasites capable to grow saprophytically without host। Necrotrophs क्या है? ये नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मीन्स जो कि अगर उनको अपना होस्ट नहीं मिला तो कैपेबल होंगे बिना होस्ट के भी सैप्रोफिटिकली सर्वाइव कर सकेंगे। लेकिन when attack on host they secrete toxins and lytic enzymes and kill the host cell and then obtain nutrients from dead and decaying cell, ठीक है। तो ये जब सैप्रोफिटिकली वैसे तो सर्वाइव कर सकते हैं अगर इनको अपना होस्ट नहीं मिला, लेकिन अगर इनको जब अपना होस्ट मिलता है ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो उस समय ये कुछ टॉक्सिन्स एंड लिटिक एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं। इससे क्या होता है, पहले सेल को डाई करते हैं एंड देन फिर न्यूट्रिएंट
एब्जॉर्ब कर। तो इस टाइप के जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, सॉरी नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, वो नेक्रोट्रॉफ्स होते हैं। एग्जाम्पल आप लिखेंगे पाइथियम स्पीशीज एंड फ्यूजेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रेसोरियम। यहाँ पर आपको एप्रेसोरियम के बारे में बताना है। एंड एप्रेसोरियम इज ए स्पेशलाइज्ड सेल्स और adhesion structure produced by fungi from which a penetration peg emerges that pierces or enters the host tissue. So Appresorium considered as an attachment organ of a fungi. तो एप्रेसोरियम फंजाई के अटैचमेंट ऑर्गन जैसे होते हैं जिनसे ये अपने होस्ट के साथ में अटैच होते हैं। देन फिर उससे पेनिट्रेशन पैग निकलता है, पेनिट्रेशन पैग लाइक स्ट्रक्चर बनती है एंड इसके थ्रू ये होस्ट में एंटर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन पैथोजेनेसिस। यहाँ पर हमको पैथोजेनेसिस को डिफाइन करना है। पैथोजेनेसिस रेफर्स द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉजिंग अ डिजीज इन अ होस्ट प्लांट, the sequence of events from initial infection to production of symptoms of any disease, or can refer to the stepwise molecular abnormalities leading to changes in cellular and tissue function। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस क्या होता है? एक कंप्लीट प्रोसेस जिसमें कोई पैरासाइट अपने होस्ट के कांटेक्ट में आता है, होस्ट में एंटर करता है, देन इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करने के रिजल्टेंट सिम्टम्स आते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को जो कि स्टेप वाइज होता है उसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द डिजीज साइकिल ऑफ सीरियल रस्ट इन इंडिया। डिजीज साइकिल ऑफ सीरियल रस्ट इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वाज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर केसी मेहता। प्रोफेसर केसी मेहता का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रस्ट डिजीज में। Next question है define disease cycle. So disease cycle is the chain of events involved in the disease development, including the stages of development of the pathogen and the effect of disease on the host. ठीक है, तो जो भी इवेंट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज को डेवलप करने के लिए वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। डिजीज साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं लाइक इनोकुलेशन है, पेनिट्रेशन है, इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन, सर्वाइवल एंड डिस्पर्सल। ठीक है, और ये सभी स्टेप्स मिलकर डिजीज साइकिल बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंटीबॉडी। अ प्रोटीन मेड बाय प्लाज्मा सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, अ सब्सटेंस दैट कॉज द बॉडी टू मेक अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स which binds to their specific antigen is known as antibody. Some antibodies destroy antigens directly or make it easier for white blood cells to destroy the antigen. ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होती हैं? जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये एंटीजन कोई वायरस हो सकता है, वायरस प्रोटीन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, पोलन हो सकता है। तो जब भी हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये ट्रिगर करता है। उसके रिस्पॉन्स में हमारी प्लाज्मा सेल्स जो प्रोटीन सिक्रेट करती है उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंड एंटीबॉडीज अपने स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके साथ में बाइंड होती हैं। एंटीबॉडीज के एंटीजन के साथ में बाइंड होने के बाद में जो एंटीजन होता है या तो वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर उसमें कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती हैं। इम्यूनोलॉजी के ऊपर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो बना रखे हैं, वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इम्यूनोलॉजी को पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आगे आपके CSIR नेट के लिए भी इम्यूनोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी टू नेमेटोड डिजीज एसोसिएटेड विद वेजिटेबल्स ऑफ राजस्थान। तो फर्स्ट वन इज रूट नॉट डिजीज ऑफ टोमेटो और ब्रिंजल एंड सेकेंड वन इज फोमोप्सिस ब्लाइट ऑफ एगप्लांट और ब्रिंजल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा एनी 5। आपको कोई भी 5 डिजीज लिखनी है जो कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा कॉज्ड होती है। सो फर्स्ट वन इज लिटिल लीफ ऑफ एगप्लांट और ब्रिंजल, येलो ड्वार्फ डिजीज ऑफ राइस, grassy shoot disease of sugarcane, which is bloom in cucurbita and big bud in tomato. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ सम डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। यहाँ पर आपको वायरल डिजीज के नेम लिखने हैं एंड आपको नहीं बता रखा कितना लिखना है, तो आप 4 से 5 नाम जरूर लिखें। फर्स्ट वन इज टोबैको मोजेक डिजीज, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी,
पोटैटो मोज़ेक डिजीज, लीफ रोल ऑफ पोटैटो एंड लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन यूरिडोस्पोर्स एंड टेल्यूटोस्पोर्स। यहाँ पर हमको डिफरेंसेस बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में आप यहाँ लिखें यूरिडोस्पोर्स, देन लाइन ड्रॉ करें एंड टेलियोस्पोर्स और टेल्यूटोस्पोर्स एंड देन पॉइंट्स में अपने आंसर लिखें। जैसे यूरिडोस्पोर्स के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है थिन वॉल्ड ओवेल शेप्ड स्पोर्स। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि यूरिडोस्पोर्स के लिए हम बोल रहे हैं कि थिन वॉल्ड ओवेल शेप्ड के स्पोर्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड बाई न्यूक्लिएट। ठीक है, तो इस तरह से यूरिडोस्पोर्स होते हैं, ओवेल शेप्ड होते हैं, वॉल इनकी थिन होती है, सिंगल सेल्ड है एंड 2 न्यूक्लियाई इन ईच सेल इज प्रेजेंट। पेल ब्राउन और रस्टी रेड इन कलर, प्रोड्यूस्ड इन यूरिडीनियम, यूरिडीनियम में ये बनते हैं, ये भी हमने बता दिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज स्प्रेड एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिडोस्पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। ये डिजीज को स्प्रेड करते हैं एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट टेलियोस्पोर्स के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसी के सामने में आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, देन यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट। थिक वॉल्ड स्पिंडल शेप्ड स्पोर्स। ठीक है, थिक वॉल्ड के स्पिंडल शेप्ड होते हैं, 2 सेल्ड, इनिशियली 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ईच सेल but when mature both the nuclei fused and diploid, single nuclei found in each cell। ठीक है, इनिशियली टेलियोस्पोर्स में क्या होता है, इस तरह से ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, इनकी वॉल थिक होती है, इनिशियली इन ईच सेल 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं विच इज N+N। लेकिन बाद में जब स्पोर्स मैच्योर होते हैं तो ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं एंड डिप्लॉयड न्यूक्लियाई 2N बना लेते हैं। तो मैच्योर स्पोर्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें इन ईच सेल हमको एक ही न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है, विच इज डिप्लॉयड 2N। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर, प्रोड्यूस्ड इन टीलियम, टीलियम में बनते हैं, ये हमने बता दिया। ये डॉर्मेंट स्पोर्स है, व्हेन जर्मिनेट फॉर्म बेसिडियम, डॉर्मेंट होते हैं एंड जब इनका जर्मिनेशन होता है तो इनसे बेसिडियम बनता है एंड देन बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्गट ऑफ बाजरा। तो यहाँ पर हमें अर्गट ऑफ बाजरा के कॉजल ऑर्गेनिज्म की सिस्टमेटिक पोजीशन लिखनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक बन जाता है, आपके जो भी पैथोजन दे रखे हैं एंड उनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट डिजीज आपको दे रखी है, एटलीस्ट आप उनके सिस्टमेटिक पोजीशन को याद करके जाए। आंसर है हमारा किंगडम हो गया फंजाई, डिवीजन है यूमाइकोटा, सब डिवीजन है एस्ट्रोमाइकोटीना, क्लास है पायरोनोमाइसिटिस, यहाँ पर पी कैपिटल में, ऑर्डर है क्लेविसिपिटेल्स, फैमिली हो गई क्लेविसिपिटेसी एंड जीनस है क्लेविसेप्स एंड स्पीशीज यहाँ पर हम जरूर लिखेंगे क्योंकि हमसे स्पेसिफिकली अर्गट और बाजरा के बारे में पूछा है, तो हमारी स्पीशीज हो जाएगी फ्यूजिफॉर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोच पास्चुलेट, यहाँ पर कोच के पास्चुलेट बताने हैं। 4 क्राइटेरिया दैट वर एस्टेब्लिश्ड बाय रॉबर्ट कोच टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज आर। रॉबर्ट कोच ने पर्टिकुलर किसी डिजीज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए। उन क्राइटेरियाज को हम कोच के पास्चुलेट कहते हैं, जिसमें से फर्स्ट है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल केसेस ऑफ द डिजीज। क्या बताया था कि अगर कोई डिजीज किसी पैथोजन के कारण हो रही है तो उसका डिजीज के केस में प्रेजेंट होना जरूरी है। सेकंड बताया द पैथोजन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज्ड होस्ट एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। सेकंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली कि डिजीज्ड होस्ट से उस पैथोजन को आइसोलेट होना चाहिए, उसको आइसोलेट कर सके एंड उसका प्योर कल्चर में वो ग्रो करना चाहिए। थर्ड इन्होंने बताया द पैथोजन फ्रॉम द प्योर कल्चर मस्ट कॉज द डिजीज व्हेन इनोकुलेटेड इनटू अ हेल्दी वन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्राइटेरिया था द पैथोजन मस्ट बी री आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यू होस्ट एंड शोन टू बी सेम एज ओरिजिनली इनोकुलेटेड पैथोजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
एनी टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोफेजेस, यहाँ पर हमको साइनोफेजेस के कोई भी दो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखने। साइनोफेजेस ऐसे वायरस जो कि साइनोबैक्टीरिया को किल करते हैं, उनमें इन्फेक्शन करते हैं, उनको हम साइनोफेजेस कहते हैं। फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, साइनोफेजेस इन्फेक्ट एंड किल ब्लूम फॉर्मिंग साइनोबैक्टीरिया एंड दस हेल्प टू प्रिवेंट एल्गल ब्लूम्स इन वाटर बॉडीज। एंड सेकेंड हो गया, साइनोफेजेस ऑल्सो हेल्प इन सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स? बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। इनके हमने एग्जांपल भी लिखने। सो बायोपेस्टिसाइड्स आर एनी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिज्म और मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीन्स और जीन प्रोडक्ट्स यूज्ड टू रिड्यूस और कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस नोन एज बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर उसका कोई जीन या उसको मॉडिफाई करके हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, या उसका जीन प्रोडक्ट जिसको हम यूज करेंगे किसी डिजीज के मैनेजमेंट के लिए, डिजीज कंट्रोल के लिए, पेस्ट के कंट्रोल के लिए, तो उसको हम बायोपेस्टिसाइड्स देंगे। एग्जांपल फंजाई, ट्राइकोडर्मा, इंसेक्ट्स, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, यूज ऑफ कैनोला ऑयल। बैक्टीरिया में एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेसिलस सबटिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सीरोलॉजी। सीरोलॉजी को बताना है। द क्लिनिकल स्टडी ऑफ सीरम और फ्लूइड इज नोन एज सीरोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। सो सीरोलॉजी में क्या होता है, सीरम है या फ्लूइड लेकर क्लिनिकल स्टडी की जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराई जाती है, उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन या एंटीबॉडी या प्रोटीन पार्ट, और टू डिटेक्ट इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, मान लो किसी पर्सन को एलर्जी हो रही है तो यहाँ पर सीरोलॉजी टेस्ट कराया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि किस टाइप की एंटीबॉडी ज़्यादा बन रही है, तो उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा एंटीजन पॉसिबली हमारी बॉडी में एंटर हुआ होगा। ठीक है, या फिर एलर्जेंस को चेक करना हो तब भी सीरोलॉजिकल टेस्ट और परफॉर्म कराए जाते हैं, जो कि मेनली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम टू इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर आप कोई भी दो इंपॉर्टेंट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट के बारे में बता सकते हो। जैसे फर्स्ट है प्रोफेसर केसी मेहता, फादर ऑफ इंडियन रस्ट, एंड MI तिरुमलच्चर, फादर ऑफ इंडियन एंटीबायोटिक्स। तो आपको सिर्फ नेम लिखने थे, तो ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ बॉडेक्स मिक्सचर। बॉडेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी के साथ कौन सी प्लांट डिजीज एसोसिएटेड है? सो आंसर इज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ बॉडेक्स मिक्सचर। बॉडेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी एलार्डेट ने की थी एंड 1816 में बाई चांस ये डिस्कवर्ड हो गया था। इसका जो क्वेश्चन है इस तरह से भी पूछा जा सकता है, चीफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉडेक्स मिक्सचर। तो बॉडेक्स मिक्सचर कॉपर सल्फेट है, लाइम है एंड वाटर का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टुंडू डिजीज। टुंडू डिजीज को ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट भी कहते हैं। ये जो डिजीज होती है ये निमेटोड एंड बैक्टीरियल दोनों के कारण होती है। सो इट इज अ टाइप ऑफ निमेटोड बैक्टीरियल डिजीज कॉम्प्लेक्स, एंड इसमें जो निमेटोड होता है एंगुइना ट्रिटिसाई एंड बैक्टीरिया होता है क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंजाई प्रोड्यूसेस एफ्लाटॉक्सिन। Aflatoxins are mainly secreted by Aspergillus flavans and Aspergillus parasiticus fungi. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन बायोट्रॉफ्स। बायोट्रॉफ्स तो बताना है यहाँ पर। बायोट्रॉफ्स आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स अनेबल टू ग्रो विदाउट होस्ट। बायोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो कि अपने होस्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, बट व्हेन दे इन्फेक्ट देयर होस्ट लिविंग सेल डू नॉट सिक्रेट लिटिक एंजाइम, therefore no hypersensitive reaction takes place and they cause little damage to the host cell. ठीक है, तो बायोट्रॉफ्स क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है जिनको सर्वाइव करने के लिए होस्ट सेल की जरूरत होती है, लेकिन जब ये बायोट्रॉफ्स होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो ये लिटिक एंजाइम को सिक्रेट नहीं करते। जैसे कि हमने नेक्रोट्रॉफ्स में पढ़ा था, ये नॉन ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, लेकिन जब ये अपने होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे तो लिटिक एंजाइम को सिक्रेट करेंगे, जिससे होस्ट सेल डाई होती एंड देन जो है नेक्रोट्रॉफ्स होते हैं अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं।
लेकिन बायोट्रॉफ्स जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, ये जब होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो लिटिक एंजाइम सीक्रेट नहीं करते, जिससे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन नहीं होती। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन नहीं होती तो जो लिविंग होस्ट होता है उसको कम डैमेज होता है। मीन्स ये पहले डेड करके देन फिर वो अपने होस्ट में से न्यूट्रिशन को नहीं लेते, ये लिविंग सेल को कम डैमेज करते हैं एंड लिविंग सेल से ही अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन प्लांट डिजीज मैनेजमेंट और प्लांट डिजीज कंट्रोल। सो फर्स्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सिमाइड एंड नेक्स्ट हो गया ओरियोफंजिन सोल। यहाँ पर 2 पूछे तो हमने 2 लिख दिए। नेक्स्ट है नेम सम अप्रोचेस ऑफ डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट की अप्रोच आपको बताना है, तरीका आपको बताना है, क्या मार्ग होता है, क्या पाथ होता है। So approaches to biological control of plant pathogens are biological control of inoculum in soil. Next है biological protection of plant surfaces and cross protection and induce resistance. So these are approaches of disease control. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है IPM। यहाँ पर हमको IPM के बारे में बताना है। पहले हम IPM की फुल फॉर्म लिखेंगे, इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। IPM is an approach that attempts to use all available methods of control of a disease or of all the diseases and pest of a crop plant for best control results, but with the least cost and the least damage to the environment. ठीक है, तो IPM क्या है? ये एक अप्रोच है जो ये कहती है कि किसी क्रॉप के लिए हम डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, डिजीज को मैनेज करने के लिए, या उस क्रॉप की सभी डिजीज को, पेस्ट को मैनेज करने के लिए क्यों ना एक इंटीग्रेटेड अप्रोच काम में ली जाए। ठीक है, हम बायोलॉजिकल मेथड काम में लेते हैं, हम जेनेटिकल मेथड काम में लेते हैं, हम फिजिकल मेथड काम में लेते हैं, हम केमिकल मेथड को काम में लेते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो IPM अप्रोच क्या कहती है कि हम कॉम्बिनेशंस में इन मेथड्स को काम में लें, जिससे कि उस क्रॉप की डिजीज या उस क्रॉप पर होने वाली सभी डिजीज को हम मैनेज कर सके, इफेक्टिवली मैनेज कर सके, और ये मैनेजमेंट ऐसा हो कि हमारी कॉस्ट कम आए और इसके साथ ही एनवायरनमेंट पर भी कम से कम डैमेज हो, एनवायरनमेंट पर भी उसका कम से कम हार्मफुल इफेक्ट हो। तो इस तरह से IPM इज एन ecosystem based strategy that focuses on long term prevention of pest or their damage through a combination of disease management techniques। ठीक है, तो इकोसिस्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी को काम में लेकर हम कॉम्बिनेशन में किसी प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो भी हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है उनको हम कॉम्बिनेशन में काम में लेकर काम करें। सो दिस इज एन IPM। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड टोबैको मोजेक वायरस डिजीज। टोबैको मोजेक वायरस डिजीज को किसने डिस्कवर किया ये बताना है। आंसर इज टोबैको मोजेक वायरस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इवान वॉस्की। वायरस को डिस्कवर किया था इवान वॉस्की ने एंड इट वाज द जर्मन एडोल्फ मेयर हु इन 1882 first discovered an important disease of tobacco which he called tobacco mosaic virus disease। तो इस तरह से वायरस डिस्कवर्ड हुआ था इवान वॉस्की के द्वारा, लेकिन जो टोबैको मोजेक वायरस डिजीज है ये डिस्कवर किया था जर्मन के एडोल्फ मेयर ने इन 1882। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। यहाँ पर आपको बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के बारे में बताना है, लेकिन आप इस तरह से बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन को बताएं कि इसका यूज कहाँ पर होता है वो भी आप मेंशन करें। So bacterial transduction is the process by which foreign DNA is introduced into a bacterial cell by a virus or viral vector. Such types of viruses which involve in transduction known as bacteriophages। कई ऐसे वायरसेस देखे गए हैं जो कि बैक्टीरिया को एज ए होस्ट काम में लेते हैं। ये वायरस जब बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करते हैं और वहाँ पर बैक्टीरियल मशीनरी को यूज में लेते हुए रेप्लिकेशन करते हैं और अपने कई सारे रेप्लिकेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है ट्रांसडक्शन का। ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसडक्शन का, इसको आजकल काम में लिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में। सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी
biotechnology experiments to introduce genes of interest into various cells using viruses। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं, वायरस या वायरस को एज ए वेक्टर हम काम में लेते हैं। कई वायरस बेस्ड वेक्टर डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें हम अपने डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट कर देते हैं एंड देन फिर बैक्टीरियल सेल में उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इंट्रोड्यूस करा के ट्रांसडक्शन प्रोसेस के द्वारा हम बैक्टीरियल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन का जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसको आजकल बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में काम में लिया जाता है अपने डिजायर्ड जीन को रेप्लिकेट करने में। So students, these are some important questions for paper 6 microbiology and plant pathology। सभी पेपर्स के ऊपर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, वेरी शॉर्ट टाइप्स के जो आंसर्स हैं उसको भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है। किसी क्वेश्चंस के लिए आपकी कोई क्वेरी है या किसी आंसर के लिए आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप तैयार करके जाइए, डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।